प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां लौह पुरुष 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इसका आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय विधायक, जिलाध्यक्ष, मेयर, जिला पंचायत के अध्यक्ष और हमारे जो अन्य जनप्रतिनिधि है, जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं, जैसे हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, बीडीसी मेंबर हैं, वार्ड के पार्षद हैं, जैसा आपको लगता है जितनी संख्या में आप बैठक कर सकने की स्थिति में, अधिक संख्या है तो 2 पार्ट्स में बैठक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे जो जिलों के इस यात्रा के संयोजक हैं उनको भी बुलाना है और विधानसभा के जो संयोजक है, लोकसभा के जो संयोजक है उसको भी बुलाना है और पार्टी के जो प्रदेश के क्षेत्र के पदाधिकारी उस जिले में रहते हैं उन सबको बुलाना है और मोर्चों के सभी मोर्चों के 7 मोर्चों के जिलाध्यक्ष और महामंत्री और प्रकोष्ठों के संयोजक इनको बुलाना है। और उसमें सबसे पहला काम जैसा बताया, प्रेस वार्ता करनी है तीनों लोगों को, हमारे प्रभारी मंत्री, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष। उसके बाद विधानसभा की यात्रा की तिथि तय करनी, यात्रा की तिथि वही 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में होनी है। रोड मैप तैयार करना, उसका रूट चार्ट, और उसमें संख्या की दृष्टि से। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे 150वीं जयंती पे बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर की तिथि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती का तिथि है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 वर्ष से लगातार 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करती है। राष्ट्र के प्रति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान वह अविस्मरणीय है। यानी अगर लौह पुरुष को हम आधुनिक भारत के शिल्पी के रूप में कहें, यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वह बांटो और राज करो की थी, फूट डालो और राज करो की थी। आपस में विभाजन, हर एक स्तर पर विभाजन, और उस विभाजन के कारण उन्होंने भारत को कई टुकड़ों में विभाजित करने की एक साजिश रची थी। इसके पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कार्य कर रही थी। जब ये देश आजाद हो रहा था और अंतिम फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही थी, तो उस समय अंग्रेजों ने यह शर्त रखी कि हम भारत का विभाजन इस आधार पर देंगे कि भारत के अंदर जितनी भी देशी रियासतें हैं, उन देशी रियासतों को इतनी छूट दी जाएगी कि उनकी मर्जी आए कि वह भारत में रहे, उनकी मर्जी आए वे पाकिस्तान में जाएं, और उनकी मर्जी आए तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो उनकी दुरभिसंधि थी वह यह थी कि भारत एक न रहे, क्योंकि अगर भारत एक रहेगा तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बहुत जल्दी बनेगा। भारत के अंदर जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, वह शक्ति पुनः भारत को एक विकसित भारत के रूप में बना देगी। इस भय से वे भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के उपरांत जो स्वतंत्र भारत हमें प्राप्त हुआ, उस भारत में सौभाग्य से
गृह मंत्री के रूप में और देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा एक सशक्त नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ और उन्होंने उस समय अपनी सूझबूझ से भारत के अंदर 563 देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके भारत की एकता को मजबूती प्रदान किया। उस समय की 2 रियासतें गुजरात राज्य की जूनागढ़ और उस समय के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, ये 2 रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में शामिल होने में आनाकानी कर रही थी। उनको भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत का स्वरूप हमें दिखाई देता है, या भारत की जो एकता आज हमें दिखाई देती है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है। और इसलिए उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी जन्म जयंती को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। आज लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से शासित केंद्र और राज्य सरकारें पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में बना करके विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो साजिश की गई थी, फूट डालो राज करो, उसको अंगीकार करके लगातार इस अभियान में लगी हुई हैं। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, वे अपने अपने राज्यों में लगातार इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। जातीय विद्वेष के आधार पर समाज को लड़ डालना, सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके आपस में जातीय द्वंद्व को खड़ा करने की साजिश करना, आपस में ही समाज के अंदर किसी न किसी कारणों से विवाद को आगे बढ़ाने के लिए पार्टियों को प्रेरित करना, जिससे समाज एक न रहे। और उस साजिश में जब इंडी गठबंधन और उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दल और उनके लोग जब इस साजिश में स्वयं संलिप्त हों, उन स्थितियों में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी साजिश से समाज को अवगत कराते हुए हम भी पूरे सामाजिक एकता को मजबूती बनाए रखने के लिए अपने कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने इससे अच्छा अवसर नहीं आ सकता, जो अवसर सरदार साहब की पावन जयंती के अवसर पर आया है। 31 अक्टूबर को हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित करती है। हर जनपद में होता है, बड़े पैमाने पे होता है, हर स्तर पर लोग कराते हैं। यह कार्यक्रम तो होना ही है, लेकिन इन कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। जैसे 1 नवंबर से 26 नवंबर तक हर विधानसभा स्तर पर 8 से 10 किलोमीटर की एक पदयात्रा, जिसके बारे में अभी संगठन महामंत्री जी बता रहे थे।
ये हमारे विधायक के लिए भी, और जिन विधानसभाओं में हमारी स्थिति कमजोर रही है उन विधानसभाओं में भी सक्रिय होने की दिशा से समाज के विभिन्न तबकों को, इसमें आर्मी से जुड़े हुए रिटायर्ड लोगों को भी आप बुला सकते हैं, इसमें हमें अन्नदाता किसानों को भी हम जोड़ सकते हैं, श्रमिकों को हम जोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए आनुषंगिक संगठनों को इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड और इनसे जुड़े हुए तमाम अन्य संगठन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अच्छा होगा कि 8 से 10 किलोमीटर की इस पद यात्रा में बिना किसी पार्टी और नेता के जय जयकार करने की बजाय अगर हम भारत माता की जयकार करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वंदे मातरम का स्लोगन को गाते हुए राष्ट्र धुन के किसी गीत के साथ अगर इस पद यात्रा को निकालेंगे, दौड़ नहीं है ये पद यात्रा है। देखिए 31 को रन फॉर यूनिटी है, लेकिन पहली से लेकर 26 नवंबर के बीच ये पद यात्रा, जिसका स्वरूप के बारे में विस्तार से संगठन महामंत्री जी बता रहे थे कि हमें हर 2-2 किलोमीटर पे एक पड़ाव, वहां पे विश्राम के बहाने संवाद और फिर समापन के अवसर पर एक सभा। ये समाज को जोड़ने के लिए और अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा माध्यम होता है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, समाज के वातावरण को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से समाज को अवगत कराने और जागरूक करने के लिए सरदार साहिब जैसा विराट और विशाल व्यक्तित्व को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अगर इस अभियान को आगे बढ़ाती है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए भी और सरदार साहब के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम होगा। 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस की तिथि है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक दिवस। यह कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। जब हर जनपद से 5 युवाओं को, जिसमें 2 युवा मोर्चा के और 3 अन्य युवाओं को हम लोगों को वहां से भेज करके दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली से उन्हें बस के द्वारा करमसद पहुंचना है, जहां से जो पदयात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा प्रारंभ होगी, उस पदयात्रा के लिए उन्हें वहां के लिए भी जाना है। ये भी सिलेक्शन आपको इस दौरान करना है, क्योंकि 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच संविधान दिवस से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिवस के दिन ये देश भर से आए हुए युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें और राष्ट्रीय एकता को और मजबूती प्रदान कर सकें, संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहरा सकें। इस भाव से इस कार्यक्रम का हिस्सा अगर हम सब बनकर मिलकर के करते हैं तो यह एक अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान होगा। आज के इस अवसर पर मेरी आप सबसे ये अपील है, ये कार्यक्रम एक औपचारिकता न बने। हमें बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए और अब तक जो भी कार्यक्रम दिए जाते हैं, जिन जनपदों में पूरा संगठन मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, बहुत सफलता की ऊंचाइयां वे प्राप्त करती है। लेकिन जहां पे औपचारिकता रहती है वहां पर देखने को क्या मिलता है कि कार्यक्रम कहीं और है, पदाधिकारी कुछ और जगह, कहीं और जगह घूम रहे हैं। ये स्थितियां नहीं, बल्कि कार्यक्रम में पूरा संगठन टॉप टू बॉटम, बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ की टोली से लेकर के और जिले की और उस जिले के अंदर के सभी पदाधिकारी उस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक अगर पहुंचाते हैं तो वह कार्यक्रम न केवल संगठन को बल्कि उन पदाधिकारियों को भी एक नई पहचान देता है।
उस पहचान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम लोगों को मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। इस दौरान आप देख रहे होंगे हर जनपद में स्वदेशी मेले लगे हैं। हमने स्वदेशी की कार्यशाला आयोजित की थी दीपावली के पहले। लगभग हर जनपद में बहुत सफलतापूर्वक स्वदेशी मेले लगे हैं। कुछ जनपदों में आज, और मेरा आग्रह होगा एक बार हमें जिले की टीम को, मंडल की टीम को भी उसका हिस्सा बनाना चाहिए। वे जाएं, लोकल प्रोडक्ट हैं, लोकल कारीगरों ने, लोकल हस्तशिल्पियों ने, महिला स्वयंसेवी समूहों ने जो भी उत्पाद वहां पे तैयार करके उन स्टॉल में रखे हुए हैं, वहां पर अगर हम जाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो ये वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री जी के उस अभियान का हिस्सा बनेगा जो आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत की आधारशिला बनने जा रही है। ये विकसित भारत हम सबका शताब्दी संकल्प है। हर भारतवासी का शताब्दी संकल्प बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या भारत के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले हर भारतीय का संकल्प बनना चाहिए। अगर हम सब इस संकल्प का हिस्सा बनते हैं और इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाला समय, जैसे आपने देखा होगा कि 1946-47 में जो ब्रिटेन और जो अंग्रेज। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बन रहे हमारे साथ।